हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है द ईस्ट इंडिया कंपनी। आज हम सीखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे आई, किस लिए आई और क्यों आई और कब तक रही और इसने क्या क्या किया, इसके कारण भारत में क्या क्या प्रभाव पड़ा। ये सब बातें आज हम जानेंगे। तो देखते रहिए हमारा वीडियो और अपनी नॉलेज को ग्रो कीजिए। So let's begin with learning. दोस्तों, ये बात है सन 1600 ईस्वी की, जब ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम थी। उस समय सन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक कंपनी की स्थापना की गई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में की गई और इस कंपनी को एलिजाबेथ द्वारा एक अधिकार प्राप्त हुआ कि ये पूरब में व्यापार करने का इसे अधिकार मिला था। केवल यही कंपनी उस देश में से पूरब में व्यापार कर सकती थी और दूसरी कंपनी कोई व्यापार पूरब में नहीं कर सकती। लेकिन ये अधिकार केवल उनके देश में ही चल सकता था, बाहर के देशों में नहीं। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी से पहुंचने से पहले सन 1498 में पुर्तगाल के एक नाविक वास्को डी गामा ने भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगा। वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और ऐसे ही कुछ समय बाद पुर्तगाली भी वहां पर बहुत सारे पहुंच गए और फिर ऐसे चलते चलते पुर्तगालियों ने भारत के गोवा पर 450 वर्ष तक शासन किया। उस पर कभी भी अंग्रेज़ों ने शासन नहीं कर पाया, हमेशा उस गोवा पर पुर्तगालियों का ही शासन रहा। और मैं आपको बता दूं, पुर्तगालियों के बाद डच और फ्रांसीसी भी भारत पहुंच चुके थे। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में भारत पहुंची। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची तो उस समय भारत पर मुग़ल सल्तनत का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तत्कालीन सम्राट बादशाह जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति ली। अनुमति लेने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापार सूरत से प्रारंभ किया। लेकिन अंग्रेज़ों से पहले भारत में पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच ये तीनों पहुंच चुके थे, जो कि जब ये सब व्यापार करते थे तो कोई किसी का प्रतिस्पर्धा में कोई किसी का जहाज डुबो देता था, कोई किसी का माल लूट लेता था। जो भी कच्चा माल होता था सारा ऐसे एक दूसरों को परेशान करते थे ताकि खुद ज़्यादा लाभ कमा सकें। वो सब लोग भारत से काली मिर्च, लौंग, इलायची यानी मसाले और भारत के बारीक सूती कपड़ों का व्यापार किया करते थे। अंग्रेज़ जब इन सब चीज़ों को ज़्यादा ख़रीदने लगे तो ये चीज़ मार्केट में बहुत महंगी होने लगी। इसीलिए भारत में फिर ये मसाले और कपड़े महंगाई पर आ गए। अंग्रेज़ों का अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। फिर इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग करना कंपनी के लिए कठिन होता जा रहा था। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली इंग्लिश फैक्ट्री सन 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे आरंभ की। कंपनी के व्यापारी अपना व्यापार इसी फैक्ट्री में चलाते थे और इन व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस भी था जिसमें अंग्रेज़ अपनी फैक्ट्री से कच्चा माल को बना करके जो माल बन जाता था उसको वेयर हाउस में रखते थे। इसे वेयर हाउस कहा जाता था। कंपनी का जैसे धीरे धीरे व्यापार विकसित होता गया, बढ़ता गया और फिर कंपनी ने सौदागरों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। सन 1996 में उस फैक्ट्री के आसपास आबादी के चारों ओर एक किला बनवाना आरंभ कर दिया। 2 साल बाद मुग़ल सल्तनत के कुछ अफसरों को रिश्वत देकर कई गांव की जमींदारी भी खरीद ली। इन खरीदे हुए गांव में से एक गांव कालीकता भी था जो बाद में कलकत्ता बना और अब उसे वर्तमान में कोलकाता कहा जाता है। और बाद में कंपनी ने मुग़ल बादशाह औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि
वे बिना शुल्क दिए व्यापार करेंगे। और जब कंपनी को धीरे धीरे व्यापार में लाभ होने लगा और उसने कर भी नहीं देना पड़ता था, इसलिए जो दूसरे लोग थे, दूसरे व्यापारी थे, उन्होंने भी कर देने से इनकार कर दिया। बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच टकराव उत्पन्न हो गया और धीरे धीरे 18वीं शताब्दी के आरंभ में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बंगाल के नवाब काफ़ी शक्तिशाली हो गए। मुर्शीद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। उन्होंने कंपनी को रियायत देना बंद कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया, उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों से बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। कंपनी और स्थानीय अधिकारियों के बीच टकराव बढ़ते गए, जिसके परिणाम स्वरूप प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध सन 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने और उन्होंने अंग्रेज़ों को काफ़ी समझाया कि उन्हें शुल्क दें, यानी उन्हें कर दें, लेकिन अंग्रेज़ नहीं मान रहे थे। तो अंग्रेज़ों को सबक सिखाने के लिए सिराजुद्दौला ने अपनी सैनिक 30,000 सैनिकों के साथ उनकी सभी फैक्ट्रियों और बंदरगाहों, जितने भी जहाँ उनका व्यापार चलता था, सब जगह पर अपना कब्जा कर लिया, उनकी फैक्ट्रियों पर ताला डाल दिया, उनके अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। इसके पश्चात कंपनी को कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर मिलने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। अंग्रेज़ों की सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद मिल रही थी, इसलिए वो अधिक शक्तिशाली हो गए थे। फिर सन 1757 ईस्वी में प्लासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेज़ों की सेना का नेतृत्व किया, यानी अपनी सेना का नेतृत्व किया। और फिर दोनों का जब युद्ध हुआ तो इसमें सिराजुद्दौला की पराजय हो गई। सिराजुद्दौला की पराजय का एक मुख्य कारण और सबसे बड़ा कारण ये था कि उनका एक सेनापति मीर जाफ़र, जिसने उनसे गद्दारी कर ली थी और अंग्रेज़ों से बिक गया था, उसने अंग्रेज़ों का साथ दिया था और उस युद्ध में सिराजुद्दौला से गद्दारी कर ली थी, इसीलिए सिराजुद्दौला की पराजय हुई। नहीं तो सिराजुद्दौला बहुत ही महान योद्धा थे। अगर मीर जाफ़र सिराजुद्दौला से गद्दारी नहीं करता तो शायद सिराजुद्दौला की विजय होती, लेकिन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की इसमें पराजय हो गई थी। इसलिए अंग्रेज़ों की ये भारत में सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। जो अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी जीत थी वो यही थी, प्लासी का युद्ध, जो उसने अंग्रेज़ों ने जीत लिया। और मैं आपको ये बता दूं कि मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला से गद्दारी क्यों की थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र से कहा था कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हटाकर वो मीर जाफ़र को उस गद्दी पर बिठा देंगे, उसे बंगाल का नवाब बना देंगे। इसलिए मीर जाफ़र ने गद्दारी की थी और बाद में कंपनी ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। इसके बाद कंपनी मीर जाफ़र से बहुत ही ज़्यादा पैसे मांगने लगी, हर महीने उससे बहुत ही ज़्यादा कर वसूल करने लगी। इसके चलते मीर जाफ़र भी परेशान हो गया, उसे फिर हटा दिया गया। उसके बाद मीर कासिम को वहाँ का नवाब बना दिया गया। फिर ऐसे ही उससे भी मांगा करती थी कंपनी बहुत सारे पैसे। फिर मीर कासिम को भी हटा करके दोबारा से मीर जाफ़र को वहाँ का बंगाल का नवाब बना दिया और मीर जाफ़र की मृत्यु सन 1765 में हो गई। फिर मुग़ल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल का प्रांत नियुक्त कर दिया। इसके बाद 1765 में रॉबर्ट क्लाइव को दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनाया गया। कंपनी का शासन फैलता चला जा रहा था। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट नियुक्त कर दिए। जब रिचर्ड वैलेजी गवर्नर जनरल 1798 से 1805 तक था, उस समय अवध के नवाब को सन 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसीलिए उनसे आधा साम्राज्य, मतलब मगध का आधा साम्राज्य छीनने के लिए कंपनी ने मजबूर। इसके पश्चात जब कंपनी को अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो सैनिक टकराव होने लगे। सैनिक टकराव का कोई रास्ता नहीं बचा उनके पास, इसलिए उन्होंने ये सब किया। लेकिन मैसूर में हैदर अली शासनकाल 1761 से 1782 और
उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान शेर मैसूर शासनकाल 1782 से 1799 जैसी शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था, क्योंकि जब हैदर अली और टीपू सुल्तान थे उस समय में मैसूर जो था बहुत ही शक्तिशाली हो चुका था और अंग्रेज़ों को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। इसलिए, और मैं आपको बता दूं कि जब टीपू सुल्तान और हैदर अली शासनकाल में थे, जब हैदर अली थे तो उन्होंने मालाबार तट पर होने वाला इलायची, सारे मसाले और कपड़ों का जो कंपनी खरीदती थी सब कुछ रोक दिया था। तो इससे कंपनी को बहुत गुस्सा आया, कंपनी भड़क गई। और फिर मैसूर के साथ जब टीपू सुल्तान राजा बने 1782 में, उसके बाद हैदर अली की मृत्यु के पश्चात जब फिर मैसूर के और कंपनी के बहुत युद्ध हुए, 4 युद्ध हुए। जैसे पहला युद्ध था 1767 से 1759 तक, और फिर 1780 से 1784 तक, फिर एक युद्ध हुआ 1790 से 92 तक, और फिर लास्ट युद्ध हुआ 1799 तक। लेकिन 1799 से युद्ध से पहले कंपनी को, अंग्रेज़ों को टीपू सुल्तान ने कई युद्धों में बार बार पराजित किया, बार बार हराया। और सबसे पहले मिसाइल में पूरी दुनिया में हैदर अली थे, जिन्होंने खुद अपने दिमाग से बारूद लगाकर मिसाइल बनाई थी, छोटे छोटे रॉकेट बनाए थे, जिन्हें जला करके वो अंग्रेज़ों को भगाया करते थे, मतलब उन्हें हर बार युद्ध में पराजित किया करते थे। ये सबसे पहले मिसाइल मैन हैदर अली को कहा जाता है। और ये टीपू सुल्तान युद्ध इसलिए हार गए थे क्योंकि जो दूसरे राज्य हुआ करते थे उन्होंने उनका साथ नहीं दिया था। वो अपने अपने राज्य को बचाना चाहते थे दूसरे राजा। लेकिन जब अंग्रेज़ तो बहुत बड़ी ताकत हो गई थी अंग्रेज़ों की, इसलिए उनकी बहुत बड़ी सेना थी, उनके पास बंदूकें भी थीं। फिर इसीलिए टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते अपने देश के लिए शहीद हो गए। वो बहुत ही बहादुर योद्धा थे। टीपू सुल्तान और हैदर अली बहुत ही महान योद्धा थे। ये बहुत ही ताकतवर और बहुत ही बुद्धिमान योद्धा थे। और ये जो युद्ध लड़ा गया था 1799 में, ये युद्ध श्रीरंगपट्टनम के अंतिम युद्ध था, यानी यहाँ पर अंतिम युद्ध लड़ा गया था श्रीरंगपट्टनम में। फिर ऐसे धीरे धीरे कंपनी ने अपना शासन फैलाना आरंभ कर दिया। इसके बाद कंपनी का युद्ध मराठों से हुआ, वो कई युद्ध हुए मराठों से। उसके बाद मराठों को भी कंपनी ने पराजित कर दिया और वहाँ पे भी अपना कब्जा कर लिया। 1800 जैसे 1782 के बाद 1803 से 1805 में मराठों के युद्ध हुए, 1817 से 1819 तक मराठों के युद्ध हुए। इसके बाद जब कंपनी फैल चुकी थी, उसका प्रत्यक्ष रूप से कई पूरे भारत में शासन हो रहा था, धीरे धीरे फैल रहा था। और बाद में अवध को भी अपने अधीन कर लिया, कुशासन का बहाना लेकर 1856 ईस्वी में कंपनी के अधीन हो गया था। सो गाइस, अब हम थोड़ी देर यहाँ पर ही ठहरते हैं। अब मैं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें आप ध्यान से सुनिए। जैसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कितने व्यापारियों ने मिलकर की थी। ये स्थापना लंदन में 1599 ईस्वी में 21 व्यापारियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। और तीसरा पॉइंट ये है कि हमारे देश को कई नामों से जाना जाता है, जैसे भारतवर्ष, आर्यवर्त, भारतखंड, सिंधु, हिंद और हिंदुस्तान के नाम से भी हमारे देश को जाना जाता है। भारत को सबसे पहले अजनाब खंड के नाम से जाना जाता है। और भारत में पहुंचने वाला पहला ब्रिटिश व्यक्ति कौन था? उसका नाम था थॉमस स्टीफंस। तो दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। तो हमारे देश में सिंधु घाटी की सभ्यता भी है और सिंधु को इंडस वैली भी कहा जाता है। और यूनानी लोग इसे इंडोस के नाम से जानते थे, इंडोस कहते थे। और इसे इंडोस को लैटिन भाषा में, लैटिन लैंग्वेज में इंडिया कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम इंडिया है। और ऐसे ही हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। भारत में अंग्रेज़ों ने सबसे पहला किला कौन सा बनवाया था? सेंट जॉर्ज फोर्ट किला। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले भारत में ये किला ही बनवाया था। और भारत का सबसे पहला नाम आर्यवर्त था। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि भारत का सबसे पहले, ये वाली बात आप ध्यान में रखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाय और कॉफ़ी और नील, इन सब के पेड़ पौधे भारत में ही लगाती थी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये नील, चाय और कॉफ़ी करती थी, उगाती। एक पॉइंट है कि दीवानी का अधिकार क्या था?
जब मुग़ल सम्राट ने अंग्रेज़ों को बंगाल का प्रांत घोषित कर दिया था, तब उन्हें मतलब ब्रिटेन से सोना चांदी ले करके भारत में जो ख़रीदारी करते थे वो सब उन्हें नहीं करना पड़ता था, वो वहाँ से पैसे नहीं लेने पड़ते थे। इसीलिए जब वो कोई भी ख़रीदारी करते थे, मतलब जितना भी कच्चा माल ख़रीदते थे, वो सब बंगाल के राजस्व को खर्च करके ख़रीदते थे। इसे दीवानी का अधिकार कहते थे। इसके पश्चात कंपनी ने एक और नीति अपनाई जिसका नाम था विलय नीति, जिसमें यह होता था कि जैसे कोई राज्य है, उसका कोई राजा है, अगर उस राजा की मृत्यु के पश्चात उसका कोई वारिस नहीं है तो उस राज्य को छीनकर कंपनी अपना राज्य बना लेगी। मतलब कि उस राज्य पर फिर राजा का कोई अधिकार नहीं होगा। उसके बाद वो लोग अपना कोई भी राजा नहीं बिठा सकते, कंपनी का शासन होगा फिर उस राज्य पर। विलय नीति से कहते थे। और विलय नीति से उसने कई राज्य छीने, जैसे सतारा, संबलपुर, उदयपुर 1892 में छीना, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत में क्या बदलाव हुआ और क्या हुआ था, जो ये कंपनी से क्या क्या नुकसान हुआ था। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो इसने बहुत बुरा काम किया था। मैंने आपको बताया, इसने सब कुछ अपने अंडर में कर लिया था और इसके बाद भारत से ये रोज़ इतने टनों सोना निकाल कर, मतलब भारत रोज़ इतना सोना लेके जाती थी ब्रिटेन में, तभी ब्रिटेन इतना शक्तिशाली हो गया था। और भारत जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में नहीं आए थे तब हमारा भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए तो हमारा जो भारत था, इसका सारा सोना वो निकाल कर अपने मतलब इसका रोज़ कई टनों सोना वो अपने ब्रिटेन में पहुंचाते थे यहाँ से निकाल कर। इसीलिए भारत में आर्थिक भी कमियां हो गई थी बहुत। यही प्रभाव पड़ा था भारत में कि जो वो सोना निकाल के ले जाते थे रोज़ अपने ब्रिटेन देश को, जब भी बहुत ही शक्तिशाली उनका देश बन गया था ब्रिटेन। अमेरिका से पहले ब्रिटेन ही सबसे शक्तिशाली देश बन चुका था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब उससे पहले तक रहा था ब्रिटेन, सबसे शक्तिशाली हो गया था इसी वजह से, क्योंकि वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ से सारा सोना बहुत ही सारा सोना निकाल करके रोज़ अपने देश पहुँचाया करते थे। यही प्रभाव पड़ा था भारत में गरीबी का। और हमारे बहुत ही सारे शहीदों ने अपना बलिदान दिया, इसी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ। और इस 1857 का एक विद्रोह हुआ था, जिसके लिए मैं आपके लिए एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं पूरा 1857 की क्रांति पूरी डिटेल में हिस्ट्री बताऊँगा। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए मुझे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि 1857 के बाद जब ये क्रांति हुई थी 1857 की, इसमें अंग्रेज़ जो थे, ये पूरी क्रांति हुई थी, सबसे बड़ी क्रांति कहा जाता है। पूरे देश को हिला के रख दिया था इस क्रांति ने, मतलब पूरे देश में जितने भी अंग्रेज़ थे सबको ये उनके लिए संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया था। 1857 की क्रांति को बहुत ही भयानक क्रांति, मतलब बहुत ही भयानक विद्रोह किया था हिंदुस्तानियों ने, अंग्रेज़ों को हिलाकर रख दिया था। लेकिन मैं ये पूरी 1857 की पूरी क्रांति के लिए इसकी अलग वीडियो लेकर आऊँगा। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैं ये वाली वीडियो कब लेकर आऊँ, मतलब आप बताइए कि मैं लेकर आऊँ नहीं लेकर आऊँ ये वाली वीडियो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसके बाद पूरा अंग्रेज़ हिल चुके थे। लेकिन इसके बाद सन 1947 में अंग्रेज़ कैसे छोड़ के चले गए थे। हमारे देश में बहुत ही सारे वीरों ने अपना बलिदान दिया, इसीलिए हमारा देश आज आज़ाद है। और इसका एक और बड़ा कारण है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो ब्रिटेन और जर्मनी के बीच ये युद्ध हुआ था। तो ब्रिटेन जब हार चुका था जर्मनी से, इसका ये एक और बड़ा कारण था कि फिर अंग्रेज़ हिंदुस्तान में ज़्यादा शासन कर ही नहीं सकते थे, इसीलिए वो यहाँ से भारत को छोड़कर चले गए। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही कंपनी का पूरे देश में आते आते 1857 तक कंपनी ने अपने सैनिकों को भी, मतलब जैसे जो युद्ध होते थे उन्हें जो सीखने को मिलता था उस युद्ध में, फिर वो अपनी सेना को भी उतना ही मजबूत कर लेते थे। बहुत ही मजबूत अपनी सेना बना ली थी उन्होंने। और 1857 तक आते आते कंपनी का पूरे देश में शासन प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से हो चुका था। और ईस्ट इंडिया कंपनी 1 जून 1874 में भंग हो चुकी थी, मतलब ये समाप्त हो गई थी कंपनी, फिर ख़त्म कर दी गई थी कंपनी 1874 में 1 जून, ठीक है। सो गाइस, हमारा ये पूरा वीडियो हो चुका है। अगर आपको ये ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी हिस्ट्री
मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। गुड बाय दोस्तों।